एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2301 टू 2305। बूम बम आह बकवास थप 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 थप। कठपुतलियों के हमलों से होने वाले विस्फोट, विरोधियों की चीखें और गालियां, साथ ही कठपुतलियों की हरकत से होने वाली भारी धमाकों की आवाज। विशाल कमरा उन आवाजों से गूंज रहा था, जबकि सैम बिना किसी दिलचस्पी के पूरे दृश्य को देख रहा था। सैम को वास्तव में ये पता नहीं था कि यदि वह स्वर्ण स्तंभ या कमल के मूल को नष्ट कर देगा तो क्या होगा। वह जानता था कि चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी और कोई न कोई बात अवश्य उत्पन्न होगी, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यह किस हद तक होगी। फिर भी यह उनके मन में मौजूद सबसे बुरी स्थिति से कहीं बेहतर है। सैम ने अवरोध के भीतर टाइलों को देखा। जगह बहुत बड़ी नहीं है। बैरियर के अंदर इतनी टाइलें नहीं है कि वह संरचना बना सके जिसकी उसे बाहर की सभी कठपुतलियों से बचाव के लिए जरूरत है। वह ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है कि खंभों का इस्तेमाल करके बैरियर को ही तोड़ दे और उससे बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया। उसने खंभों को सक्रिय किया और उन्हें आपस में जोड़ दिया, इससे पहले कि वह अवरोध के एकमात्र खंभे पर उतरा जिस तक वह बगल से पहुंच सकता था। अवरोध हिल गया और खुल गया, जिससे संरचना निरर्थक हो गई। धमाका धमाका। जैसे ही उसने ऐसा किया, कई कठपुतलियां जो सक्रिय रूप से अंदर जाने की कोशिश कर रही थीं, उसके चारों ओर गिर गईं। सैम ने अपना शैडो फ्यूजन चालू किया और वहां से गायब हो गया। वह अपने सबसे नजदीक लाल खंभे पर उतरा और कमरे के दाईं ओर बढ़ने लगा। यहीं पर उसके द्वारा फंसाई गई अधिकांश कठपुतलियां मौजूद हैं। इस समय तीनों प्रतिद्वंद्वी लाल खंभों को सक्रिय करने के लिए बेतरतीब ढंग से घूम रहे हैं। वे रक्षात्मक संरचना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत अधिक होने के कारण वे बुरी तरह विफल हो रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि वे सब कुछ गड़बड़ कर दें, सैम को कुछ क्षति नियंत्रण करने की जरूरत है। सबसे पहले उसने कमरे के बीच में खड़े किए गए बेतरतीब खंभों का इस्तेमाल करके छोटे अवरोध बनाने शुरू किए। 5 खंभों से ज्यादा कुछ नहीं। अगर वह भाग्यशाली रहा तो वह बीच में 1 या 2 कठपुतलियों को फंसाने में कामयाब हो गया। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता था तो वह बस अवरोध बना देता था और उसे खाली छोड़ देता था। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बीच में सुनहरे खंभे भी लगे हों। उन्होंने देखा कि भले ही सुनहरे खंभे अवरोध के अंदर फंस गए हों, लेकिन कमल की संरचनाएं रुक नहीं रही हैं। अवरोधों ने अच्छा काम किया। हालांकि कठपुतलियां तेज हैं, लेकिन केवल पक्षी जैसी दिखने वाली एवियन मॉडल कठपुतलियां ही उड़ने में सक्षम हैं। शेष कठपुतलियां यद्यपि शक्तिशाली हैं, उनमें से अधिकांश इतनी मजबूत नहीं है कि वे बाधाओं को लंघ सके और बेशक लगभग सभी सीधे बाधाओं को पार करने में असमर्थ हैं। इसलिए उनकी गतिविधियां थोड़ी प्रतिबंधित हैं। हालांकि सैम ने जो कुछ किया उससे न केवल कठपुतलियों को बाधा पहुंची, बल्कि अन्य 3 प्रतिद्वंद्वी भी इसका शिकार हो गए। हेल स्टूडेंट जो कमरे के दाईं ओर था, सैम द्वारा बनाए गए कुछ छोटे अवरोधों के बीच फंस गया था। उसके पीछे एक बड़ी संरचना है जिसे सैम ने शुरुआत में बनाया था। उसी समय सैम उसके पास से गुजरा और कुछ लाल खंभों के ऊपर से कूद गया। अचानक उसके पीछे की बड़ी संरचना खुल गई और उसने कुछ छोटी संरचनाओं के साथ मिलकर उसके चारों ओर के पूरे क्षेत्र को घेर लिया। उन्होंने ये भी देखा कि संरचना की ऊंचाई कम कर दी गई है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह 10 कठपुतलियों के साथ एक अवरोधक संरचना में फंस गया। अंदर फंसी कठपुतलियों ने संरचना से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वे अपने बीच मौजूद लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हेल स्टूडेंट ने अपने विकल्पों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके लिए भागना ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन वह थोड़ा बहुत देर से आया है। बूम! वह एक कठपुतली के हमले से घायल हो जाता है। वह दूसरे कठपुतली से टकराता है, जिससे वह कुचल जाता है। एक व्यक्ति जो इस प्रतियोगिता में कम से कम तीसरे या चौथे स्थान पर होना चाहिए था, उसका सिर कुचला गया और उसकी मौत हो गई। अन्य विरोधियों के लिए यह बुरी बात है कि वे इस स्थिति पर गौर करने की स्थिति में भी नहीं है। वे खुद को बचाने की स्थिति में भी नहीं है। वे किसी और की परवाह कैसे कर सकते हैं। सैम यही नहीं रुका, उसने और भी छोटी छोटी बाधाओं को जोड़कर एक श्रृंखला बनानी शुरू कर दी। सभी बाधाएं लगभग खाली हो चुकी थीं, लेकिन कुर्सी के भीतर हेफेस्ट अकादमी का छात्र अन्य कठपुतलियों के झुंड के साथ फंस गया था। हालांकि वह पहले वाले से कहीं ज्यादा तेज तर्रार है। उसने तुरंत हमला बोल दिया और पास में ही एक कठपुतली पर हमला कर दिया। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया और उसे वहां से दूर ले गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे अयोग्यता के द्वारा बाहर निकलने का विकल्प चुना। अब केवल विश्व छात्र ही बचा था। वह एक लाल खंभे पर खड़ा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। दूसरी ओर सैम का चेहरा बहुत अधिक शांत था। वह पहले ही समझ गया था कि बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, इसलिए उसे ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो वह पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। हालांकि ये किसी भी तरह से इस आदमी के लिए फायदेमंद नहीं है। जब उसने देखा कि सैम 2 अन्य लोगों से निपटने के बाद उसकी ओर आ रहा है, तो वह निर्णायक हो गया। लेकिन उसने पहले के दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा सोचा है। उसने एक अलग और अप्रत्याशित चाल चली। वह पास के एक सुनहरे खंभे तक पहुंच गया। ये तीसरे सेट का है। वह खंभे से चिपके हुए नाचता रहा और हमलों से बचता रहा। वह बहुत जल्दी एक तरफ से खुलने में कामयाब रहा। इससे सैम भी हैरान हो गया, जो चुपचाप उसे देख रहा था। दूसरे सेट से निपटने में उन्होंने स्पष्ट रूप से संयम बनाए रखा। एक बार सतह खुल गई, उसने एक संरचना डिस्क निकाली और बस कुछ नोड्स को सक्रिय कर दिया। उस अंतराल में धकेलने से पहले बूम! ऊर्जा केंद्र और कमल फट गए। उस समय तक वह वहां से गायब हो चुका था और एक अलग सुनहरे खंभे पर प्रकट हुआ। एक चौथे सेट का था।
सैम अपनी छाया के साथ उसकी ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, थप 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 कठपुतलियों का नया सेट ऊपर से नीचे गिर गया और दुर्भाग्य से वे ठीक पहले गिरे। उसका रास्ता रोक लिया। बम। सैम को सिर पर चोट लगी और वह उड़ गया। बम। ये यही खत्म नहीं हुआ। जब वह हवा में था तो उसे एक अन्य कठपुतली ने पीटा और वह फर्श पर गिर गया। जब एक अन्य कठपुतली उसे कुचलने ही वाली थी तो स्टाइल से लाल खंभा खड़ा हो गया। सैम ने उस मौके का फायदा उठाया और वहां से छलांग लगा दी। हमलों से बचते हुए उसने 2 और लाल खंभों पर कदम रखा, इससे पहले कि वह उस सुनहरे खंभे पर पहुंचता जहां प्रतिद्वंद्वी काम कर रहा था। सैम ने ज्यादा कुछ नहीं किया और उसे हवा में फेंकने से पहले बस उसे पकड़ लिया। बम। उस आदमी पर हमला हुआ। सैम ने खंभे की सतह की जांच की, ये लगभग खुल चुका है। केवल एक ताला बचा है। उसने इसे जल्दी से करे और एक सतह तैयार हो जाती है। हालांकि वह इस समय इन सतहों पर ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। उन्हें अपनी पारी को पूरा करने की जरूरत है। कठपुतलियां किसी न किसी तरह वह निकटतम अवरोध पर पहुंच गया और लाल खंभे पर खड़ा हो गया। उस बाधा का हिस्सा है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक दूसरे लाल खंभे पर छलांग लगा दी जो अकेला खड़ा था। कुछ और छलांग लगाने के बाद वह एक और लाल खंभे पर उतरा जो उसी संरचना का था। बूम। संरचना अवरोध अस्थिर हो गया और विस्फोट हो गया। इसके साथ ही संरचना के अंदर की कठपुतलियां भी नष्ट हो गईं, जबकि संरचना के आसपास की कई कठपुतलियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इन सब के अलावा लाल खंभे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सैम सबसे नजदीकी खंभे पर चढ़ गया और उनसे एक नया गठन बनाना शुरू कर दिया। इस बार एक हमलावर गठन, कुछ हद तक एक जाल गठन जैसा। वह बीच में खड़ा था और अंदर से गठन को नियंत्रित कर रहा था। जैसे ही कुछ कठपुतलियां आगे बढ़ीं, इसमें उन्होंने संरचना की ऊर्जा में हेरफेर किया। एक विशाल बल ने कठपुतलियों को जमीन पर कुचल दिया और उन्हें पटक दिया। ये गुरुत्वाकर्षण गठन के समान है। गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाने के बजाय ये सिर्फ धक्का है। विशुद्ध ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य बल है। कठपुतलियां स्थिर हो गईं, हालांकि सैम जानता था कि वह ऐसा लंबे समय तक नहीं कर सकता। जब कुछ कठपुतलियां अंदर आईं, तो उन्होंने एक बार संरचना को अस्थिर किया और छोड़ दिया। धमाका, एक और विस्फोट ने संरचना में सब कुछ नष्ट कर दिया। जैसे ही सैम कुछ और सफाई करने वाला था, विश्वाछात उसके सामने प्रकट हुआ। उसने सैम जिस संरचना पर काम कर रहा था उसमें कुछ खंभे जोड़ दिए। बूम। बीच में ही संरचना फट गई जिससे सैम टूटी पतंग की तरह उड़ गया। वह किसी तरह खुद को रोक पाया और एक कठपुतली की मुट्ठी से बचते हुए लाल खंभे पर जा गिरा। उन्होंने विश्वविद्यार्थी की ओर देखा जो एक बार फिर स्वर्ण स्तंभ की ओर गया तथा उसे अस्थिर करने का प्रयास करने लगा। भाड़ में जाए। सैम ने गाली दी और एक फॉर्मेशन डिस्क निकाली। स्वूश। कुछ ही देर में वह विश्व शिष्य के पास पहुंच गया जो उसके पास आने से बचने वाला था, लेकिन सैम ने उसे रोक लिया। उसे मौका ही नहीं दिया। उसने विश्व छात्र के शरीर में डिस्क लगाए और उसे सक्रिय कर दिया। गठन। प्रतिद्वंद्वी वहां से गायब हो गया जबकि सैम सुनहरे खंभे से चिपका रहा। विश्वविद्यार्थी को यह महसूस हुआ कि चूषण बल उसे इस कमरे से दूर ले जा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह एक जानी पहचानी सुरंग में पहुंच गया। हालांकि ये थोड़ा अलग है। ये वही ऊर्जा किरण सुरंग है जिससे होकर सैम आया था। क्या बकवास है। उसने गाली दी और एक तरफ हट गया, जिससे सैम की ऊर्जा संग्रह में से एक नष्ट हो गई। संरचनाएं। स्वूश। ऊर्जा किरण ने उसके पैर को काट दिया और उसे नीचे गिरा दिया। आर्गह। अधिकाधिक ऊर्जा संग्रहण संरचनाएं नष्ट हो रही हैं और ऊर्जा किरणें नष्ट नहीं हो रही हैं। अब उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। विश्व छात्र को अपनी पीड़ा व्यक्त करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह नष्ट हो गया। बीम। सैम ने असंख्य कठपुतलियों को देखा। सभी उसे घेर कर वहीं मार डालने की कोशिश कर रहे थे। हार स्वीकार करने और इस जगह को छोड़ने का विचार उसके दिमाग में भी नहीं आया। वह बस लाल खंभों पर उछल कूद करते हुए इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता सोचता रहा। सुनहरे खंभों का चौथा समूह जो अभी भी सक्रिय है, समय बीतने के साथ और भी कठपुतलियां छोड़ रहा है और उसे पता था कि वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। अपने दिमाग में कई परिदृश्यों पर विचार करने के बाद उन्होंने सबसे अधिक व्यवहार्य विकल्पों में से एक को चुनने का निर्णय लिया। वाले। उसने कमरे में मौजूद सभी कठपुतलियों को घेरकर एक बड़ी संरचना बनानी शुरू कर दी। इस संरचना का कोई खास उद्देश्य नहीं था। यह न तो कोई अवरोध है, न ही यह कोई हमलावर संरचना है। इसका कोई जटिल कार्य नहीं है। हालांकि यह एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और उस क्षेत्र के भीतर की हर चीज से जुड़ता है। और संरचना का उपयोग करने वाला व्यक्ति उन सभी के साथ ठीक से जुड़ने का प्रभाव पैदा कर सकता है, अगर उसकी मानसिक शक्ति और ऊर्जा नियंत्रण काफी मजबूत है। इस प्रक्रिया में सैम बिजली के बोल्ट, आग के गोले, हवा के ब्लेड, भूसे, लातें, धातु के बड़े बड़े टुकड़ों से बच रहा था जो उस पर हर तरफ से आ रहे थे। अगर एक सेकंड के लिए भी वह थोड़ा विचलित हो जाता तो उसका शरीर नष्ट हो जाता। इन कठपुतलियों की सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम कुतर्कों के बावजूद वे अपनी हरकतों की कुशलता पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वे शक्तिशाली हमले करने में सक्षम होने के कारण भारी होती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से नहीं बनाया गया है कि वे शक्तिशाली हमले हमेशा लक्ष्य पर ही हों। सैम के लिए यही एकमात्र बचाव है कि वह इतने सारे हमलों से बच पाता है। जैसे जैसे वह संरचना बनाने में व्यस्त होता गया, पूरी प्रतियोगिता देख रहे दर्शक गहरी सांसें लेने लगे। फॉर्मेशन फिनाले प्रतियोगिता की शुरुआत से ही उनका ज्यादातर ध्यान केवल उस स्क्रीन पर था जो महल के अंदर सैम के करतबों को प्रदर्शित कर रही थी। और उन्होंने कभी बात नहीं की, उन्होंने कभी चर्चा नहीं की, उन्होंने कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं की।
कुछ भी नहीं। ओलाफ के साथ इसे देख रहे विभिन्न अकादमियों के बुजुर्गों से लेकर विभिन्न अकादमियों के छात्रों तक जो इसे खुले हवा के सभागार से देख रहे थे, सभी चुप थे क्योंकि वे सभी छात्रों के प्रदर्शन को देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी लोग और अधिक स्तब्ध होते गए। सिर्फ सैम के प्रदर्शन से ही नहीं, यद्यपि उसने बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि बाकी छात्रों से भी। बिना किसी तर्क के इस वर्ष प्रतियोगिता कठिन थी, उन्हें कुछ हार की उम्मीद थी, लेकिन इस शीर्ष 10 प्रतियोगिता में उनकी अपेक्षा से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और विशेष रूप से उन अकादमी प्रतिनिधियों ने बाकी लोगों की तुलना में बहुत अधिक चुप्पी साध रखी है। सभी ने सैम को वह अद्भुत चपलता दिखाते हुए देखा जो उन्होंने दूसरी कक्षा के बच्चों में शायद ही कभी देखी हो, और वह इसे फॉर्मेशन टेस्ट में दिखा रहा है। सैम को अपना लक्ष्य मानने वाले सभी लोग दबाव महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि वह बच्चा भी जो वर्तमान में सैम के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह कई लोग असंख्य भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं, जबकि उनमें से अधिकांश प्रार्थना कर रहे हैं कि सैम असफल हो जाए और अंदर ही अंदर मर जाए। इस बीच सैम ने अपनी तैयारियां इतनी तेजी से पूरी की कि वह खुद भी हैरान रह गया। संरचना बनाई गई और उस संरचना के भीतर उसके बिल्कुल बीच में एक लाल खंभा था। उस पर उन्होंने एक और फॉर्मेशन प्लेट रखी। वह उस संरचना प्लेट पर खड़ा हो गया और स्वयं को माध्यम बनाकर उसे उस संरचना से जोड़ दिया जिसे उसने पूरे कमरे को कवर करने के लिए रखा था। सभी कठपुतलियां उस पर हर प्रकार के हमले कर रही हैं। उसने अपने चारों ओर एक अवरोध सक्रिय कर दिया है, जो कि इस संरचना का ही एक हिस्सा है। ये कुछ हमलों से बचाव करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जबकि वह इस संरचना के लक्ष्य को पूरा करता है। जल्द ही उसने फॉर्मेशन प्लेट को बाकी फॉर्मेशन से जोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब अधिकतम संख्या में कठपुतलियां फॉर्मेशन रेंज में प्रवेश कर गईं और उनमें से केवल कुछ ही बाहर रह गईं, तो उसने अपनी चाल चली। स्वूश, एक फ्लैश की तरह कई ऊर्जा प्रदान संरचना से निकले और कठपुतलियों के चारों ओर कुंडलित हो गए। उन्होंने उन्हें रोका नहीं या उन्हें फंसाया भी नहीं। वे बस उनके चारों ओर कुंडलित हो गए, बिना उनकी वास्तविक गतिविधियों में बाधा डाले। एक बार ऐसा हो जाने पर सैम ने फॉर्मेशन प्लेट को सक्रिय करने के लिए उसमें अपनी ऊर्जा प्रविष्ट की। स्थानिक ऊर्जा पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने संरचना के भीतर प्रत्येक कठपुतली को घेर लिया। सैम के माथे की नसें दबाव से फूल रही हैं, उसका दिमाग और आत्मा ओवरलोड पर काम कर रहे हैं। उसकी नाक और कान से खून बहने लगा, लेकिन उसने बस अपने दांत पीस लिए और उस आत्मा को जलाने वाले दर्द को सहन किया। स्वूश, अचानक एक चमक की तरह पूरा कमरा शांत हो गया। कठपुतलियों के साथ साथ सारा शोर भी गायब हो गया। जहां तक उनकी मंजिल का सवाल है, इस संरचना महल के दूर के छोर पर सैम ने जिस पहले कमरे में प्रवेश किया, उसमें गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष संरचना जो सैम ने बनाई थी, वह अतिप्रवाहित ऊर्जा से उबल रही है। स्थानिक अशांति और गुरुत्वाकर्षण जो इसे नियंत्रित कर रहा है, एक अराजक गड़बड़ी पैदा कर रहा है। पूरा कमरा बहुत पहले ही ढह चुका है और इससे आसपास का वातावरण नष्ट हो रहा है। उस समय स्थानिक अशांति एक क्षण के लिए शांत हो गई, उसके बाद एक विशाल चमक आई। घटित हुआ। स्वूश, कठपुतलियां, वे सभी जिन्हें सैम ने निशाना बनाया था, उस फ्लैश से गिरने लगी और वे तुरंत ही स्थानिक अशांति और गुरुत्वाकर्षण बल से निर्मित उस विशाल ग्लोब में समा गईं। ऊर्जा का संचय हुआ और इस अचानक अंतरिक्ष द्वार द्वारा निर्मित विशाल स्थानिक गड़बड़ी ने इसमें और इजाफा कर दिया। एक सेकंड पहले जो अराजकता अभी भी संतुलित हो रही थी, वह अब संतुलित नहीं हो सकी। अब और नहीं, और बस इतना ही। बूम, विस्फोट हुआ। सभी कठपुतलियां जो वहां आई थीं, नष्ट हो गईं। एक बहुत बड़ा स्थानिक विदारक हुआ और उस स्थानिक विदारक द्वारा निर्मित गुरुत्वाकर्षण बल एक आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गया। सभी दर्शक खड़े हो गए क्योंकि भूकंप ने उन्हें भी परेशान कर दिया, क्योंकि उस समय उस स्थानिक गड़बड़ी के साथ साथ संरचना महल का वह कोना भी फट गया, जिससे इसकी दीवारों में एक बड़ा सा छेद हो गया। संरचना महल की सुरक्षा करने वाली संरचना भी इसके साथ नष्ट हो गई। बेशक महल के बाहर जो भी झटके थे, सैम को अंदर उससे भी ज्यादा महसूस हुए। वहां सिर्फ कुछ कठपुतलियां ही थीं और वे भी एक पल के लिए रुक गईं। विस्फोट, पूरा कमरा चमक रहा है, यहाँ तक कि सुनहरे कमल भी धीमे पड़ गए हैं, जैसे कि कुछ उनके ऊर्जा स्रोत में हस्तक्षेप कर रहा हो। सैम ने जल्दी जल्दी एक के बाद एक खंभे खोले। उसने ऊर्जा में उतार चढ़ाव की चमक को अनदेखा किया और खंभों के दूसरे सेट को भी खत्म कर दिया। एक बार जब उनका काम पूरा हो गया, तो वे भी सुनहरी टाइलों को छोड़कर टाइलों में वापस गायब हो गए। पीछे जैसे ही ये दो सुनहरे टाइलों के सेट दिखाई दिए, पूरा कमरा हिलने लगा। टाइलें अपनी जगह बदलने लगी और जल्द ही सैम के चारों ओर एक पैटर्न में व्यवस्थित हो गईं। बस एक नजर डाली और उसने समझ लिया कि यह क्या है। स्थानिक ऊर्जा का अतिरिक्त आगमन एक और संकेत है। सैम को अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हुई और वह वहां से गायब हो गया। वह फिर से खुले में प्रकट हुआ, एयर ऑडिटोरियम में, प्रतियोगिता के अंत का समापन करते हुए और चुपचाप खुद को विजेता घोषित करते हुए। इसका विजेता गठन प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। सैम ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और उनकी मौजूदगी ने कई अकादमियों की योजनाओं और तैयारियों को बाधित कर दिया। हालांकि वे अकादमी से बिना किसी परवाह के चले गए, लेकिन टूर्नामेंट में आयुक्त अकादमियों के प्रतिनिधि अपनी अपनी अकादमियों को खबर भेज रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित विश्वकर्मा अकादमी, हेल अकादमी और हेफेस्ट अकादमी है। हेफेस्ट अकादमी शिविर में विभिन्न कक्षाओं के सभी छात्र एकत्र हुए हैं। एल्डर ने चौथी कक्षा के छात्रों के प्रतिनिधि नेता की ओर देखा, जो छात्रों के बीच सर्वोच्च अधिकारी की तरह है। मैं चाहता हूं कि आप बाकी प्रतियोगिताओं की योजना बनाने में मेरी मदद करें ताकि हमारे अंक बरकरार रहें। शुरू में हमें कम से कम दूसरे ग्रेड में फॉर्मेशन प्रतियोगिता से तीसरे स्थान की उम्मीद थी। हालांकि सैम के कारण हम चौथे स्थान पर आ गए हैं।
अगर मुझे पता होता तो मैं विश्वकर्मा अकादमी और हेल अकादमी के साथ डील नहीं करता। सैम ने सभी रैंक को नीचे धकेल दिया। इससे समग्र रैंकिंग रणनीति में अंकों की कमी पैदा होगी। वे कौन सी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं? एल्डन ने शांति से पूछा। हालांकि वह अप्रत्याशित नुकसान से हिल गया था, फिर भी वह शांत था। वह जानता था कि यह समय अपना आपा खोने का नहीं है। यही कारण है कि वह यहाँ है, किसी अपेक्षाकृत युवा बुजुर्ग की बजाय। उसकी वरिष्ठता के कारण ये नौकरी उसके वेतन से थोड़ी कम है। बड़े दूसरी कक्षा से हमारी प्रारंभिक आवश्यकता अन्य 2 कक्षाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। हम जानते हैं कि हमारे दूसरे ग्रेड के कई छात्रों को ज्वलंत खोपड़ी की स्थिति के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए हमने उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। हालांकि उनकी जो भी छोटी छोटी जरूरतें हैं वे अंत में जरूरी हैं। अब इस घाटे के साथ अन्य ग्रेड की प्रतियोगिताओं से सुधार की उम्मीद करना कठिन होगा। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? आप ये सुझाव तो नहीं दे रहे कि हम स्थिति को ऐसे ही रहने दें, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमें इसे केवल दूसरे दर्जे की प्रतियोगिताओं में ही ठीक करना होगा। चूंकि शुरुआती उम्मीदें ही कम है, इसलिए किसी भी सापेक्ष सुधार का समग्र ग्रेड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यदि हम अन्य सभी प्रतियोगिताओं में थोड़ा सुधार कर सके तो मेरा मानना है कि हम इस घाटे की भरपाई कर सकेंगे। एल्डन ने छात्र की बातों पर विचार करते हुए मेज पर फैले स्क्रॉल को देखा। स्क्रॉल पर कई संख्याएं और विवरण लिखे होते हैं। यह मूल रूप से एक तरह की रिपोर्ट है कि प्रत्येक प्रतियोगिता उन्हें प्राप्त स्थिति के आधार पर कितने अंक दिला सकती है। ये वास्तव में कोई आधिकारिक मानदंड नहीं है। इन टूर्नामेंटों में वर्षों के अनुभव के बाद अकादमियों ने यही अनुमान लगाया है। आप यह मान सकते हैं कि प्रत्येक सहायक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए 10 अंक मिलेंगे, जबकि मुकाबला प्रतियोगिताओं के लिए 20 अंक मिलेंगे। प्रतियोगिता में प्रत्येक स्थान के लिए निश्चित रूप से कुछ अंक निर्धारित होते हैं और इस द्वितीय श्रेणी की फॉर्मेशन प्रतियोगिता में हेफेस्ट अकादमी कम से कम 8 अंक प्राप्त करना चाहती थी। अब सैम के हस्तक्षेप के कारण वे चौथे स्थान पर आ गए, जो केवल 7 अंक है। भले ही ये आधिकारिक अंक नहीं है और वे इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि उन्हें कम से कम उसी रैंक पर बने रहने के लिए एक अतिरिक्त अंक की आवश्यकता होगी जिस पर वे अभी हैं। उनके लिए सबसे बुरी बात यह है कि हेफेस्ट अकादमी युद्ध कौशल के लिए नहीं जानी जाती है। फॉर्मेशन, शिलालेख, कठपुतली बनाना और हथियार बनाना उनकी विशेषता है। दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए उन्होंने अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम कर दिया और उम्मीद जताई कि वे इन तीनों में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब उन्हें इसे पुनः प्राप्त करना होगा। लेकिन किस प्रतिस्पर्धा में वे ऐसा कर सकते थे? युद्ध में ओलंपियन अकादमियों में से आधे पहले से ही इस पर हावी हैं। ज़्यूस, पोसेडॉन, अरेस, एथेना, इन सभी अकादमियों को पहले से ही इस पर बहुत उम्मीदें हैं। इसके अलावा चित्रकला, संगीत, औषधि निर्माण, उपचार आदि जैसे कौशल भी हैं। वे इनमें कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि वे अभी भी 1/4 अंक पाने की उम्मीद कर रहे हैं, जो उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के पहले दौर को पार करने और दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए मिलता है। अब इस 1 अंक के नुकसान की भरपाई के लिए या तो उन्हें दूसरे दौर की प्रविष्टियों की संख्या को चौगुन करना होगा या फिर फाइनल में प्रवेश करना होगा। और यह समस्या सिर्फ हेफेस्ट अकादमी शिविर की ही नहीं है। हेल अकादमी, विश्वकर्मा अकादमी सभी इसी तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं। बेशक यह इस साल भी नया नहीं है। हर साल ऐसा कुछ होता है और उन्हें हमेशा अपनी योजना में सुधार करना पड़ता है। लेकिन यह वर्ष अत्यंत कटु है क्योंकि इस उथल पुथल का कारण सैम है। इस बीच गैम्बल अकादमी की स्थिति काफी जीवंत है। कोरस को समझ में आ गया कि उनकी अकादमी किस लाभ की स्थिति में है। हालांकि गैम्बलर अकादमी रैंकिंग पर बहुत अधिक ध्यान देने के लिए नहीं जानी जाती है, फिर भी उनकी शर्त है कि अकादमी में सभी लोग इसका पालन करें कि उनकी अकादमी हमेशा शीर्ष 100 में बनी रहे और दिव्य अकादमियों की रैंकिंग से पीछे न हटे। हालांकि इस शर्त के बावजूद वे गठबंधन और योजनाएं बनाने में व्यस्त नहीं रहते। हर विभाग सिर्फ ध्यान केंद्रित करता है और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने और जीतने के लिए अच्छा प्रदर्शन करता है। उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह उल्लेखनीय होगा। हर वर्ष द्वितीय श्रेणी की प्रतियोगिताओं में वे लगभग हर प्रतियोगिता में केवल तीसरे से छठे स्थान पर ही पहुंच पाते हैं। तो कोरस, जो प्रतियोगिता से जुड़ी हर चीज को संभालने का प्रभारी है, सैम की अचानक जीत से हैरान है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा फॉर्मेशन रैंकिंग में गैम्बलर अकादमी से एक और व्यक्ति भी है। वह 8वें स्थान पर है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये 3 अंक है। तो सिर्फ इस प्रतियोगिता ने उन्हें जीत दिलाए। 13 अंक। छात्र बेशक खुश हैं। आखिरकार वे अपने बड़ों की तरह अलग थलग तो नहीं रह सकते, है ना? उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उनके और सैम के बीच कभी कोई खटास नहीं थी और खुशी से झूम उठे। वरिष्ठों को कुछ अतिरिक्त प्रेरणा मिली। आखिरकार वे अपने से बुरा कुछ नहीं कर सकते। अपने जूनियर्स के साथ ठीक इसी तरह दूसरे ग्रेड के बच्चों के लिए आयोजित संरचना प्रतियोगिता का द्वार बंद हो गया और अगले ही दिन अभिलेख प्रतियोगिता शुरू हो गई। जबकि हर कोई अभी भी इस बात से उबरने की कोशिश कर रहा है कि उनकी योजनाएं कैसे गड़बड़ा गईं, सैम एक बड़ी मुस्कान के साथ इस प्रतियोगिता में वापस आया, क्योंकि उन्होंने अभी सूची में एक और मिशन शर्त पूरी की है। उन्होंने फॉर्मेशन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है। इसके अलावा एक और शर्त है जिसके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने निश्चित रूप से पूरा किया है, अकादमी रैंकिंग बढ़ाने में योगदान देना। सैम की भागीदारी के बिना भी गैम्बलर अकादमी हमेशा अपनी रैंकिंग को बनाए रखने में सक्षम रही है, और उनके अचानक योगदान के साथ जो अतिरिक्त हैं, यह इससे बेहतर नहीं हो सकता था। एक बार अंतिम गणना हो जाने के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। चूंकि उन्हें प्रतियोगिता से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुत बढ़िया सफलता मिली।
मूल लक्ष्य संघर्षों को बढ़ाना था और ऐसा लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करना ही ऐसा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सैम ने बस प्रवाह के साथ बने रहने और जो वह चाहता था उसे हासिल करने का फैसला किया। इन विचारों के साथ वह खुशी खुशी शिलालेख प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। प्रारंभिक दौर की प्रतियोगिता एक बार फिर उसी खुले हवा वाले सभागार में हुई। उनके सामने ऐसी ही टेबल रखी गई हैं। प्रतियोगिता भी बहुत हद तक एक जैसी है। पूरी टेबल पर शिलालेख लगाने के लिए आपके पास 1 घंटा है। टेबल के पत्थर के थप्पड़ वाले हिस्से पर बड़ों द्वारा हमला किया जाएगा और प्रत्येक हमले में इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। पत्थर जितना अधिक समय तक रहेगा, जितना अक्षुण्ण उतना बेहतर। शिलालेख किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आप सक्षम हैं तो आप संरचनाओं को भी अंकित कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। आपकी संरचना जितनी ज्यादा देर तक रहेगी, आपकी रैंक उतनी ही ऊंची होगी। प्रारंभिक परीक्षा में हो, आपका समय अब शुरू होता है। सैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कुछ देर पहले का अनुभव हुआ हो। उसने अपना शिलालेख कलम निकाला। ये वह कलम नहीं है जो उसे उजाड़ में मुरली की विरासत से मिली थी, नहीं, ये किसी तरह का दिव्य हथियार है। ये डस्क संगठन में आविष्कार किए गए औजारों में से एक है। अकादमी के छात्रों ने इसे बनाया था और यह निर्माण विभाग, शिलालेख विभाग और कारीगर विभाग के बीच सहयोग है, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में इंजीनियरिंग के तरीके में अधिक है। इस दुनिया का ये शिलालेख पेन आधुनिक दुनिया में एक सामान्य पेन के समान ही है, सिवाय इसके कि इसके अंदर कई कारतूस हैं जो धारक को पहले से भरी हुई कई शिलालेख स्याही रखने की अनुमति देते हैं। यथासंभव सिर्फ इरादे से वे तय कर सकते हैं कि निब से कौन सी स्याही निकलेगी और वे सिर्फ इरादे से निब का किनारा भी तय कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा ऊर्जा भंडार भी है जो धारक को ऊर्जा खत्म होने के बारे में तनाव नहीं लेने में मदद करता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें उस पैटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें अभिलेखन किया गया है, जिसे बाद में प्रक्षेपण में दिखाया जा सकता है। यह उन बाजारों में एक लोकप्रिय वस्तु है जहां डस्क सक्रिय है और बहुत सुविधाजनक है। सैम ने कलम से शिलालेख बनाना शुरू किया। उसे देखकर कोई सामग्री या उपकरण तैयार नहीं करना, यहां तक कि पहले से कुछ भी योजना या चिन्हांकन नहीं करना, हर कोई हैरान है। सैम ने बस ऐसा अभिनय किया जैसे वह एक उबे हुए छात्र की तरह डेस्क पर डूडलिंग कर रहा हो और 10 मिनट के भीतर उसने काम पूरा कर लिया। सैम का ये कदम गैम्बलर अकादमी को खतरनाक लगा। हालांकि उन्होंने फॉर्मेशन टेस्ट में जितना समय लिया था उससे कुछ मिनट ज्यादा समय लिया, लेकिन फिर भी बाकी प्रतियोगियों की तुलना में ये बहुत तेज है। बेशक ऐसे कई अन्य लोग भी हैं जिन्हें ये डरावना और चिंताजनक लगा। आमतौर पर अगर कोई अकादमी संरचनाओं में विशेषज्ञ है तो शिलालेखों में उनकी विशेषज्ञता बहुत दूर नहीं होगी। वास्तव में ये संभावना से कहीं अधिक है कि वे समान स्तर के हैं। इसलिए जब संरचना प्रतियोगिता में योजनाएं नष्ट हो गईं, तो लोगों ने इस शिलालेख प्रतियोगिता में कुछ सुधार करने की कोशिश की। लेकिन सैम ने जो डेजावू का एहसास दिया उससे उनका दिल दहल गया। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या होगा और यदि वह वही बात दोहराए जो उसने फॉर्मेशन प्रतियोगिता में की थी, तो उनकी योजनाओं में कितनी बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के पहले दौर के दौरान ही कई बैठकें आयोजित की गईं। और इस समय उन सभी का एक ही लक्ष्य है, वही ये सुनिश्चित करना कि सैम प्रारंभिक परीक्षा के पहले दौर से आगे न बढ़ सके। बहुत सारे सुझाव आने लगे। मुझे लगता है कि हम बड़ों को खरीद सकते हैं और प्रतियोगिता में हेराफेरी कर सकते हैं। उसे इस स्थिति से बाहर निकालने का यही एकमात्र निश्चित तरीका है। मुझे यकीन है कि हेल अकादमी थोर अकादमी के साथ कोई सौदा कर सकती है। एक बुजुर्ग ने अन्य अकादमियों के बुजुर्गों से कहा, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, लेकिन फ्रेशमैन टूर्नामेंट में उसी लड़के को धांधली का सामना करना पड़ा और ओलाफ को खुद नीचे आकर माफी मांगनी पड़ी। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब आप जानते हैं कि चीजें बहुत अधिक परेशानी वाली हो गई हैं। बहुत सारे नियम हैं। अकादमी की न्यायिक प्रणाली भी हर चीज के साथ काफी सख्त हो गई है। थोर अकादमी यह जोखिम नहीं उठाएगी, विशेषकर तब जब इस प्रतिस्पर्धा में उनका कोई निहित स्वार्थ न हो। तो फिर हमारे पास 2 और विकल्प हैं। पहला, गैम्बलर अकादमी को उसे प्रतियोगिता से हटाने के लिए राजी करना, और दूसरा, उसे मार डालना या उसे आगे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ बना देना। एक अन्य बुजुर्ग ने जोर से कहा। वे 2 विचार सभी के दिमाग में गूंज रहे हैं। यहाँ लगभग 8 अकादमियां इकट्ठी हुई हैं। हेल अकादमी और हेफेस्ट अकादमी गठबंधन का नेतृत्व कर रही हैं। बाकी सभी विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाकृत निम्न स्तर की अकादमियां हैं, तथा एक अकादमी में इस वर्ष एकल मुकाबले में बहुत अच्छी संभावनाएं थीं। हालांकि इस गठबंधन के कारण उन्होंने 3 उम्मीदवारों को खो दिया। अब केवल 2 ही बचे हैं। उनमें से एक की सगाई सैम से हो चुकी थी। हर कोई उस बुजुर्ग को घूर रहा है। उनके चेहरे पर भाव स्पष्ट है। वे उसे अपने छात्र को छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे फिर से सैम के पीछे जा सके। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वे दोनों छात्र मेरी अकादमी का गौरव हैं। मैं उनके सपनों को कैसे टूटने दे सकता हूं और उन्हें भाग लेने का मौका भी न देने का अपमान कैसे कर सकता हूं। ये दूसरी कक्षा में उनका आखिरी वर्ष है। तीसरी कक्षा में इस स्थान तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर करने दूंगी। मेरे मृत शरीर पर। वह उन्हें बोलने का मौका दिए बिना ही गुस्से में चला गया। हेल अकादमी के बुजुर्ग ने जाते हुए व्यक्ति को देखा और हेफेस्ट अकादमी के बुजुर्ग की ओर मुड़ा। मेरे पास कुछ विचार हैं। उन्होंने उन्हें कुछ योजनाएं समझाईं। दृढ़ निश्चयी होने से पहले उनके चेहरों पर कई भाव उभर आए। चाहे ये सिर्फ आधा अंक ही क्यों न हो, उन्हें इसे हासिल करना होगा और इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।
आखिरकार ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने इससे कम कीमत पर ज्यादा बुरे काम नहीं किए थे। वे सभी कार्यों पर सहमत होने के बाद तितर बितर हो गए। हेल अकादमी के एल्डर सीधे पैराडाइज सराय में चले गए। बार बार हमलों के बावजूद थोर अकादमी ने गैम्बलर अकादमी के छात्र के निवास को नहीं बदला, इसलिए वे अभी विशेष 2 मंजिलों में रह रहे हैं। इस समय कोरस अपने कमरे में झपकी ले रहा है। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक से उसकी शांति भंग हुई। वह आलस से उठा और हाथ हिलाया, दरवाजा खुल गया। अंदर आए। हेल अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चले आए और उन्होंने चारों ओर देखा। पैराडाइज इन। हालांकि प्रबंधन बदल गया है, कमरे अभी भी पहले की तरह ही शानदार हैं। मुझे लगा कि थोर अकादमी इसे खराब कर देगी। वह जोर से बुदबुदाया। क्रूस ने बुजुर्ग के चेहरे की ओर देखा और कहा, तुम जैसे छोटे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी नींद में खलल डाल रहे हो। बुजुर्ग को बुरा नहीं लगा, बल्कि वह मुस्कुराए और बोले, खैर, मैं वास्तव में एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। हालांकि मैं यहाँ मुझसे कहीं अधिक बड़े व्यक्ति की ओर से आया हूँ। मुझे यकीन है कि उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में मैं इस योग्य हूँ कि आप मुझसे बातचीत करें। ओह, वह बड़ा व्यक्ति कौन होगा? एल्डर मंगस, हेल अकादमी के गठन विभाग के प्रमुख, फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का हेड। वाकई बहुत बड़ी सीट। उस बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? मैं गैम्बलर अकादमी के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि जब अकादमी टूर्नामेंट की बात आती है तो गैम्बलर अकादमी का कोई महत्व नहीं होता। आप भौतिक लाभों के बारे में अधिक परवाह करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सैम को शिलालेख प्रतियोगिता से हटाने पर विचार कर सकते हैं। अगर वह भाग नहीं लेता है तो भी आपकी रैंकिंग प्रभावित नहीं होगी। बदले में आप बहुत सारे भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से, यदि आप चाहें, या आपकी अकादमी के लिए भी। हम इस टूर्नामेंट में गठबंधन पर भी चर्चा कर सकते हैं। हम सभी अन्य राउंड में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और प्रतियोगिताएं, हम बस चाहते हैं कि आप उसे शिलालेख प्रतियोगिता से हटा दें। जम्हाई लेना। कोरस ने आलस से जम्हाई ली और कहा, देखिए, मुझे इस तरह की चीजों को संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। पूरी बात। रियल मुझे जुआरी अकादमी के एक आलसी बुजुर्ग के रूप में जानता है। तो क्या आप इस चर्चा को इस मंजिल के ऊपर वाले आदमी के साथ कर सकते हैं? वह इस कमरे में है जो इस मंजिल के ठीक ऊपर है। वह तुम्हें वह जवाब देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, चाहे वह कोई भी फैसला ले, मुझे परवाह नहीं है। ऐसा कहते हुए वह तुरंत बिस्तर पर गिर पड़ा। बुजुर्ग ने उलझन में भौहें सिकुड़ी, फिर ऊपर गया। तभी उसने देखा कि सैम उसके दरवाजे पर खड़ा था, फ्रेम के सहारे झुककर उसे देख रहा था। अहंकारी मुस्कान। बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, वह थोड़ा झिझके। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, सैम ने उन्हें पकड़ लिया। कहा, कोई मौका नहीं, चले जाओ। एल्डर का चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत वहां से चला गया। यह अपमानजनक है। वापस आते समय उसने अपना संचार टोकन निकाला और हेफेस्ट एल्डर से संपर्क किया। मैं इस मामले में असफल रहा, आपको उस व्यक्ति को समझाना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। इस बीच मैं अन्य छोटी अकादमियों को अपने छात्रों को भेजने के लिए संगठित करूंगा। उसी समय दूसरी ओर हेफेस्ट अकादमी के एक बुजुर्ग शहर की टूटी फूटी झुग्गियों से गुजर रहे थे। वह एक परित्यक्त, आधे ढह चुके घर में चले गए और फर्श पर दस्तक दी। बाहर आओ बच्चे, मुझे पता है तुम यहाँ हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक युवक मैदान से बाहर आया। ये वही बच्चा है जो सैम के साथ सगाई कर रहा है। मैंने अभी आपके बड़े भाई से बात की है। मैं चाहता था कि वह आपको प्रतियोगिता से हटा दे, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसे इतनी आसानी से मजबूर नहीं किया जा सकता। हम कुछ कह पाते उससे पहले ही वह चला गया। मुझे लगता है कि अकादमी, सचमुच आपने बहुत कुछ निवेश किया होगा। उन्हें इस बात की बहुत चिंता है कि आप इस प्रतियोगिता में उच्च रैंक प्राप्त करें। युवक कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है आपने भी काफी मेहनत की होगी। मैंने आपकी आंतरिक अकादमी में आपके मुकाबले देखे हैं। टूर्नामेंट, आपने बहुत अच्छा किया। खास तौर पर आपके पृथ्वी तत्व का उपयोग बहुत बढ़िया है। हालांकि मुझे लगता है कि कई हैं। आपके विकास को सीमित करने वाले कारक। आपकी ताकत अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रही है। यही एकमात्र कारण है जिसके कारण आप असमर्थ हैं दूसरे आदमी को हराने के लिए। मैंने सुना है कि वह ग्रैंड एल्डर का बेटा है। उसे काफी संसाधन मिले होंगे। किसी से हारना निराशाजनक रहा होगा, सिर्फ इसलिए कि आपके पास सीमित संसाधन हैं। खास तौर पर जब आप उससे ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हमारी जैसी अकादमी में होते तो आप क्या हासिल कर सकते थे। 15 मिनट बाद बुजुर्ग बाहर निकले और किसी से संपर्क किया। ये हो गया। इन बच्चों से निपटना बहुत आसान है। जैसे ही उसने फोन रखा, सैम जो स्वर्ग सराय के अंदर है, अपनी अगली योजना बनाने की कोशिश कर रहा है। इस टूर्नामेंट में उन्हें अपने टोकन पर हरी बत्ती जलती हुई महसूस हुई। वह तुरंत सतर्क हो गया और फॉर्मेशन डिस्क पर टैप किया। स्वूश, बूम बूम। उसके कमरे के बाहर से 3 हमले हुए। उन्होंने एक ही समय पर हमला किया। उनमें से कुछ उस पर उतरे, लेकिन निश्चित रूप से उसके गठन के साथ संपर्क किया, जिसका अर्थ है कि वह है। एक बार फिर से सगाई हुई। उसने इमारत की टूटी दीवार की ओर देखा और आह भरी। एक बार फिर पीछा शुरू हुआ। बूम क्रैश। सैम कमरे की एकमात्र बची हुई दीवार को तोड़कर गलियारे में घुस गया। वह दीवार से सिर के बल नहीं टकराया, बल्कि उसने उस आदमी को रास्ता बनाने के लिए औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जिसने उस पर निर्भीकता से हमला किया था। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी गलियारे में दीवार से चिपक जाता है और एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, तो सैम के पैर पर पृथ्वी तत्व का प्रभाव पड़ता है। बम। उसने जमीन पर पैर पटककर उसे तोड़ दिया।
वह नीचे फर्श पर स्वतंत्र रूप से गिर पड़ा। गिरने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई इन लोगों को कमाका था। कुछ लोग वहां खड़े थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उस मंजिल का गलियारा लोगों से भरा हुआ था। जब ऊपर की छत ढही तो वे घबरा गए और सहज ही हमला कर दिया। भावना से निकले पत्थर और मलबे ने उसे नहीं मारा। अवरोध प्रकट हुआ और उन्हें रोक दिया। उसी तरह अवरोध ने सैम को हमलों से और साथ ही पूरी तरह से नीचे गिरने से रोक दिया। इससे वह हवा में उछल गया और नीचे से लगातार हमले होने लगे। वह एक क्षण के लिए भी हिल नहीं सका और ठीक उसी समय प्रतिद्वंद्वी ऊपर के छेद से आ गया। बम! सैम पर एक मुक्का आया जिसे उसने ऊर्जा अवरोधक से रोक दिया। हालांकि उसे अभी भी शॉकवेव और हल्का सुन्न करने वाला दर्द महसूस हुआ। दूसरे पक्ष की खेती की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से अपनी बढ़त दिखा रही है। सैम ने अपना स्थानिक तत्व सक्रिय किया और पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गया और इमारत के प्रवेश द्वार पर फिर से प्रकट हुआ। इस बार चीजें उसकी उम्मीदों से परे नहीं थीं। उसने अनुमान लगाया कि कोई वहां होगा और वे वहां खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे। उनके हाव भाव देखकर लगता है कि उन्हें ठीक से पता नहीं कि वे वहां क्यों खड़े हैं। उसने एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं की और पुनः पलकें झपकाईं। स्वूश! उसका प्रतिद्वंद्वी नीचे आया और चारों ओर देखने लगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक समझ को तेजी से फैलाया और सैम का स्थान खोजने की कोशिश की। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बाकी प्रतिद्वंद्वी आसपास की जांच करने के लिए फैल गए। वे जानते थे कि सैम स्थानिक तत्वों का उपयोग कर रहा था, इसलिए वे स्थानिक उतार चढ़ाव की तलाश कर रहे थे। हालांकि उन्हें आसपास कोई नहीं मिला। उनके मन में यह संभावना भी आई कि सैम ने इस स्थान से बहुत दूर स्थित नोड का उपयोग किया होगा। फिर भी शहर के विभिन्न स्थानों पर उनके संपर्कों से भी कुछ पता नहीं चला। किसी कारणवश उनमें से एक व्यक्ति भूमिगत देखना चाहता था और वह स्थानिक ऊर्जा का एक हल्का सा निशान खोजने में सफल रहा। चिन्हित उम्मीदवार, जो वर्तमान में सैम के साथ व्यस्त है, ने दांत पीसते हुए जमीन पर एक मुक्का मारा। बूम क्रैक! एक विस्फोटक ध्वनि के साथ जमीन फट गई, जिससे एक दरार बन गई और अंततः वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए थे। हालांकि यह एक और गतिरोध है। उन्हें आसपास कोई अन्य निशान नहीं मिला। वहां खुदाई के कोई निशान नहीं है या यहां तक कि वहां किसी मानवीय उपस्थिति का भी कोई संकेत नहीं है। वे केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि सैम एक और पलक झपकते ही इस स्थान से निकल गया होगा और वे ये पता लगाने के लिए वापस चले गए कि वह संभवतः कहां चला गया होगा। सैम सभी की नजरों से ओझल हो गया और पुनः अपने ठिकाने पर प्रकट हो गया। उसने आह भरी और अपने आप से बुदबुदाया, ये लोग बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। सैम वहीं बैठा रहा और एक बार फिर अपनी योजनाओं के बारे में सोचने लगा। अब तक उसे इस टूर्नामेंट में उससे कहीं ज्यादा मिल गया जिसकी उसने शुरुआत में उम्मीद की थी। उन्होंने संरचना प्रतियोगिता जीती और शिलालेख प्रतियोगिता को लेकर भी वे काफी आश्वस्त हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह और अधिक जीत सके, लेकिन अब यह मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य अकादमी क्षेत्र में और अधिक अराजकता पैदा करना है। अकेले उनकी रैंकिंग ने ही इतना तनाव पैदा कर दिया है, इसलिए वह ऐसा करना जारी रख सकते हैं और अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी रैंकिंग बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही एक और तरीका भी है जिसका वह उपयोग कर सकते हैं। इन सभी अकादमियों का उद्देश्य इन प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त करना है। उन्होंने महसूस किया कि इसका आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। उसे बस रैंकिंग में बदलाव लाने का कोई रास्ता ढूंढना है। यही उसका वर्तमान छोटा सा लक्ष्य है। जब वह अपने विचारों में मग्न था, समय बीत गया और कल आ गया। सैम ने शिलालेख प्रतियोगिता के दूसरे दौर में हॉबिंजर पर प्रवेश किया। उन्होंने पिछली प्रतियोगिता के नतीजों की जांच नहीं की। उन्होंने अपनी रैंकिंग के बारे में भी चिंता नहीं की। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे जीतेंगे और उन्होंने जीत हासिल की। एल्गा मंच पर आए और दूसरे राउंड के बारे में बताया। 32 लोग प्रारंभिक परीक्षा के पहले चरण को पास करने में सफल रहे हैं और दूसरे चरण में आगे बढ़ गए हैं। अब हमने फाइनलिस्टों के चयन के लिए अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। 16 फाइनलिस्ट होंगे। तो अभी आप सभी को एक दूसरे के खिलाफ जोड़ा जाएगा और आप आमने सामने प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसका प्रारूप समझने में बहुत सरल है। दोनों प्रतियोगियों को एक कमरा दिया जाएगा, खाली कमरा जिसमें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं होगी सिवाय इसके कि पत्थर बहुत कम प्रदान कर सकता था। आपका काम कमरे को शिलालेखों के पिंजरे में बदलना है। आप किसी भी प्रकार के शिलालेख, तत्व प्रकार, हमलों के साथ समलन, अतिरिक्त स्क्रॉल का उपयोग कर सकते हैं। शिलालेख संरचनाएं सब कुछ मेज पर है। एक बार जब आप और आपके प्रतिद्वंद्वी अपने अपने कमरों में खेल समाप्त कर लेंगे तो आप दोनों को दूसरे के कमरों में रखा जाएगा। आपको शिलालेखों को तोड़कर उससे बाहर आना होगा। जो व्यक्ति यथासंभव सीमित क्षति के साथ तेजी से बाहर आएगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, आप आक्रमण नहीं कर सकते, आप प्रत्यक्ष संरचना या संरचना डिस्क का उपयोग नहीं कर सकते, आप किसी बाहरी मदद का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप अपने विशेष उपकरणों का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपको उनकी जांच करवानी होगी। और अनुमत, पहले उपकरणों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद हम प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। सभी 32 प्रतियोगियों ने अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरा। ये वास्तव में उतना मुश्किल नहीं है। ये बस इतना ही है, ये सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति किसी अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण का उपयोग न करे जिससे अन्य लोग उसका लाभ उठा सकें। सैम ने संदेह के साथ अपने शिलालेख पेन को जांच के लिए संरचना में रखा। पेन को एक ही समय में सरल और जटिल माना जा सकता है। इसमें ऐसी कई विशेषताएं नहीं हैं जो वास्तव में एक शिलालेख बनाने या उसे बढ़ाने में मदद कर सकें। कम से कम वह जिस संस्करण का उपयोग कर रहा है उसमें तो नहीं।
लेकिन इसमें कई अन्य विशेषताएं हैं जो उसे ड्राइंग प्रक्रिया में मदद कर सकती हैं। विभिन्न स्याही के लिए कई डिब्बों की तरह कारतूस तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने में आसानी और निब भी लचीला है। लेकिन उसकी चिंता व्यर्थ है, वह आसानी से पास हो गया। इसके विपरीत अन्य उम्मीदवार, उन्हें अपने स्वयं के उपकरणों के साथ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब सब कुछ तय हो गया तो प्रतिद्वंद्वियों का निर्धारण करने के लिए लॉटरी निकाली गई। सैम ने जैसे ही अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। को सौंपना, यह ज़्यूस अकादमी का उम्मीदवार है। इस लड़के ने भी फॉर्मेशन प्रतियोगिता में अपना हाथ आजमाया, लेकिन इल्यूजन टॉवर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उनकी विशेषता शिलालेख लेखन है और वे विशुद्ध प्रशिक्षण आधारित प्रतिस्पर्धा को संभाल नहीं सकते थे। लेकिन उनका मानना था कि यह उनका खेल का मैदान है और वास्तव में वे पहले दौर की प्रारंभिक परीक्षा में तीसरे स्थान पर आए। हालांकि जब उसने सैम की मुस्कुराहट देखी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। एक बुरी भावना ने उसे जकड़ लिया। जब वह बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें अकादमी के सदस्यों से एक संदेश भी मिला, उसे नष्ट कर दो। इसका सार यही है। वह उन शब्दों पर तब तक विचार करता रहा जब तक उनकी बारी नहीं आ गई। सैम अपने खाली कमरे में गया और अपना पेन निकाला। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। अविश्वसनीय गति से शिलालेखों का निर्माण किया गया। कमरे में जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहे बुजुर्ग लोग रूनिक से अचंभित थे। सैम दीवारों पर जो निशान बना रहा है, वे रून क्या हैं? वे दिखते हैं। मैंने इस तरह के रून कभी नहीं देखे। क्या वह आदमी यहाँ मजाक कर रहा है या ये किसी तरह का मजाक है? असली रूनों को छिपाने की तकनीक, मैंने पहले भी इस तरह की तरकीबों के बारे में सुना है। यह एक संभावना है, लेकिन छिपाने की तकनीकें आमतौर पर पहले से बनाए गए रूनों के ऊपर रखी जाती हैं। और जिस तरह से वे चमक रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वे बस कुछ यादृच्छिक प्रतीक हैं। कई दर्शकों के मन में भी यही विचार थे। सैम जो कुछ भी कर रहा है वह उनके लिए काफी रहस्यपूर्ण है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि उसके रून दीवार में नहीं घुल रहे हैं। यह बहुत आम बात है कि लोग सूत्र में कुछ रून जोड़कर शिलालेखों को छिपा देते हैं ताकि अन्य लोग उसे आसानी से न समझ सकें। ऐसी प्रतियोगिताओं में तो यह और भी आम बात हो गई है, लगभग एक आदर्श बात हो गई है। लेकिन उनके रून नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर वे उन्हें मार भी दे तो भी वे कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने इसे देखा। कम से कम सैम ने इस राउंड में कुछ समय लिया और अन्य की तुलना में बहुत अधिक अंतर से इसे समाप्त नहीं किया। अपने प्रतिद्वंद्वी, वे लगभग एक ही समय पर समाप्त हुए। एक झटके में दोनों ने अपनी जगह बदल ली और एक दूसरे के कमरे में जा गिरे। बम! सैम को गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा झटका लगा और वह लगभग अपने चेहरे के बल जमीन से टकराने वाला था। उसने अपने पैर को जोर से पटक दिया। संतुलन प्राप्त करने के लिए अपने पैर को जमीन पर टिकाएं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक, यातना। अध्याय 2306, यातना। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रारंभिक झटके के बाद सैम अपनी जगह पर खड़ा रहा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह संभाल नहीं सकता। वह कमरे में जिस तरह से गिरा उससे वह चौंक गया। एक बार जब उसने अपना संतुलन वापस पा लिया तो उसने चारों ओर देखा। पूरा कमरा एकदम साफ सुथरा लग रहा था, अपनी मूल स्थिति से अधिक स्वच्छ। सभी शिलालेख दीवारों में विलीन हो गए हैं। सैम ने अपनी ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया और चारों ओर देखा। दीवारें अभी भी साफ दिख रही थीं, लेकिन जब उसने जमीन और छत को देखा तो उसने दोनों के छोटे हिस्से चमकते हुए देखे। चमक का पैटर्न उसी आकार का है जैसा कि रून खुदे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष ने ज्यादा नहीं सोचा और मान लिया कि शिलालेख ठीक से छिपाए गए हैं। सैम ने फिर से अपना शिलालेख पेन निकाला और सबसे पहले छत तक पहुंचने के लिए हवा में उछला। जैसे ही उसने निब को चमकते हुए शिलालेख के पैटर्न पर रखा, कुछ चिंगारियां उठीं। क्रैकल! चिंगारी भूरे रंग के करीब है जो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। सैम का हाथ पृथ्वी तत्व से चमक रहा था क्योंकि वह दीवार पर जोर से चित्र बना रहा था। झटका! उसने ऊर्जा का एक छोटा सा झटका महसूस किया जो कि प्रतिक्षेप के रूप में बाहर आया क्योंकि उसने पहले से ही सक्रिय शिलालेख को धक्का दिया था। लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने इसका अनुमान लगाया और इसके लिए तैयार था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही उसने अपने मनचाहे बदलाव किए, वह जल्दी से नीचे आ गया। बूम! एक छोटा सा विस्फोट हुआ। यह बहुत प्रभावशाली नहीं था। इसने छत की सतह को बस थोड़ा सा तोड़ा। यह पूरी तरह से नहीं टूटा, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। अब यह शिलालेख काम नहीं कर रहा है। हालांकि सैम को अन्य शिलालेखों का असर महसूस हुआ। वह उन प्रभावों को महसूस कर सकता था। अंदर की हवा गर्म हो रही थी, उसके आसपास की ऊर्जा कम हो गई थी और वह महसूस कर सकता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके दिमाग पर हमला कर रही है। लेकिन सैम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और दूसरे गुरुत्वाकर्षण शिलालेख पर काम किया जो अभी भी फर्श पर सक्रिय है। बूम! एक और विस्फोट के परिणामस्वरूप कुछ और शिलालेख सक्रिय हो गए। सैम ने उनमें से एक की जांच करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! एक कोने से आग का गोला निकला। उसने उसे चकमा दिया और उम्मीद की कि वह कमरे के दूसरी तरफ जाकर गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय वह उसके पास से गुजरा, एक मोड़ लिया और वापस आ गया। सैम ने एक तरफ हटकर किसी और चीज पर पैर रख दिया। बूम! एक और आग का गोला दूसरे कोने से बाहर आया। सैम ने उन्हें चकमा दिया और अपनी ऊर्जा दृष्टि से कोनों को देखा। वहां शिलालेखों की एक छोटी सी सरणी सक्रिय है जो आग के गोले को नियंत्रित करती है। तारांकन स्वूश! वह कोने में भागा और अपनी कलम पर अग्नि तत्व का प्रयोग किया। बस! उसने कलम को एक निश्चित स्थान पर रखा जिससे शिलालेख का काम रुक गया। आग का गोला जो उस पर गिरने वाला था उससे कुछ इंच की दूरी पर रुक गया।
सैम पहले से ही वहां मौजूद दूसरे आग के गोले से बचने के लिए नीचे फिसल गया। वह दूसरे कोने में कूद गया और इस आग के गोले को भी रोक दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर जमीन की जांच की। उनका मानना था कि जमीन पर उनकी स्थिति की वजह से ही कोने पर ये शिलालेख बने हैं, इसलिए वह एक पैटर्न की तलाश कर रहे हैं। उसे एक को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। कोनों में जाल को ट्रिगर करने के लिए उसने जिन 2 जगहों पर कदम रखा था, उन्हें देखकर उसने अंदाजा लगाया कि दूसरे ट्रिगर कहां हो सकते हैं। उसने अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए अवलोकन कौशल को सक्रिय किया। सैम नीचे झुका और अपने स्वयं के शिलालेख लिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्रिया के लिए भी कोई ट्रिगर सेट था। छत के चारों कोनों ने काम करना शुरू कर दिया और उस पर बिजली के बोल्ट फेंकने शुरू कर दिए। सैम ने जल्दी से कुछ लिखा और उसके ऊपर एक अवरोध प्रकट हुआ जिसने बिजली के प्रक्षेप पथ को ढक दिया। अगले 2 मिनट में उसने जमीन पर एक शिलालेख सरणी तैयार की और उसे सक्रिय कर दिया। ठीक उसी क्षण वह उस स्थान से दूर कूद गया। बम! 4 बिजली के बोल्ट उसी स्थान पर गिरे जहां वह बैठा हुआ था। उसने जो शिलालेख रखा था वह विस्फोट होने से पहले ही बहुत तेजी से चमकने लगा। विस्फोट के साथ ही बिजली के 4 बोल्ट अलग अलग दिशाओं में उछल गए, जिससे कई शिलालेख नष्ट हो गए और ट्रिगर हो गए। हालांकि उसी समय जिस क्षेत्र में उसने शिलालेख रखा था वह विस्फोट हो गया और वहां रखे सभी शिलालेख और ट्रिगर नष्ट हो गए। सैम ने आने वाले हमलों से बचाव के लिए एक और अवरोध बनाया और इसी तरह का एक और शिलालेख लगाया। आसपास का माहौल बदल रहा है। दीवारों से बर्फ के टुकड़े निकल रहे हैं, बिजली के बोल्ट उस पर बरस रहे हैं, आग के गोले आ रहे हैं, फर्श जल रहा है, ऊर्जा कम हो रही है। मानसिक हमले तो शुरू से ही होते हैं। बात बस इतनी है कि वे उस पर प्रभाव डालने में बहुत कमजोर हैं। सैम को बस इस पूरी चीज को तोड़ना है और वह दीवारों पर लिखे शिलालेखों का उपयोग करके ऐसा करने की योजना बना रहा है। उसे नहीं पता था कि इसमें ज्यादा समय लगेगा और उसे अपना पहला स्थान खोना पड़ेगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये तरीका मजेदार है और उसके लक्ष्यों के लिए ज्यादा मददगार होगा। उसकी चंचल शारीरिक भाषा और सहजता को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या ज़्यूस अकादमी का उम्मीदवार वास्तव में एक मूर्ख था जिसने प्रतिद्वंद्वी को आसान समस्या दे दी। जब उन्होंने उस लड़के के प्रदर्शन को देखने के लिए अपनी निगाहें केंद्रित की तो ये विचार और भी पुष्ट हो गए, क्योंकि सैम के प्रतिद्वंद्वी की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही वह नीचे उतरा उसे उम्मीद थी कि उसे किसी प्रकार का झटका लगेगा, बहुत कुछ उस गुरुत्वाकर्षण जाल की तरह जो उसने लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बजाय वहां एक गोलाकार स्थान है जहां कोई शिलालेख नहीं है और यहीं पर वह गिरा था। कमरे का बाकी हिस्सा नग्न आंखों से दिखाई देने वाले शिलालेखों से भरा हुआ है। पहली नजर में वे सामान्य शिलालेख और पंक्तियां जैसे लग रहे थे, हालांकि थोड़ा ध्यान देने पर उन्होंने पाया कि दीवारों पर कुछ गंभीर गड़बड़ है। ये रून एक ही समय में परिचित और अपरिचित प्रतीत हुए, ठीक उसी तरह जैसा सैम ने महसूस किया था जब उसने पहली बार टेल्चाइन क्षेत्र में इसे देखा था। हालांकि सैम के विपरीत, जो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उन्हें कैसे तोड़ा जाए, इस लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया है। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने अपने पैरों के पास लगे शिलालेख को धीरे से छुआ, ये देखने के लिए कि कहीं कोई जाल या ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 30 सेकंड के बाद ही जब हम चुपचाप देखते रहे, कुछ हुआ। उसके चारों ओर रूनों का एक घेरा चमक उठा। यह उस घेरे को घेरे हुए एक वलय है जिसमें वह खड़ा है। ये भी चमक उठा। इतनी भयावह अंधेरी रोशनी देखकर वह एक क्षण के लिए चिंतित हो गया। उसने अपनी गर्दन खुजाते हुए उस चमकती हुई अंगूठी को देखा। उसे बस इतना ही समझ आया कि यह अंगूठी एक ही शिलालेख है। वह अपनी बांह खुजलाने लगा क्योंकि उसमें चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी थी। वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है और यह किस तरह का शिलालेख है जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मूर्ख है। कम से कम कुछ सेकंड में ही उसने उन सवालों में से एक का जवाब समझ लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही अपने पूरे शरीर को खुजला रहा है। उसके हाथ का एक हिस्सा ऐसा है जहां उसने लगभग त्वचा को खरोंच दिया है। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रोक सका। अगर वह बिना खरोचे अपनी त्वचा पर कोई निशान छोड़ता तो उसे लगता कि वह पागल हो जाएगा। उसने अपना शिलालेख कलम नीचे गिरा दिया और जोर से खरोंच दिया। सिर्फ 30 सेकंड में उसके शरीर पर कई घाव हो गए। उस समय दूसरा चक्र चमक उठा। ये भी उतना ही अशुभ है, यदि उससे भी अधिक अशुभ है। उसे अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हुई और यह जलन उसके द्वारा खुद पर लगाए गए घावों में और भी तीव्र थी। लेकिन खुजली बंद नहीं हुई, बल्कि ये और भी बढ़ गई। वह लगातार खुजलाता रहा जिससे और भी घाव हो गए और उसे तीव्र जलन महसूस हुई। 30 सेकंड बाद तीसरा घेरा चमक उठा। अब उसे एक अलग अनुभूति महसूस हुई। पहले उसकी साधना के साथ आने वाली उसकी बढ़ी हुई चिकित्सा और पुनर्जनन की प्रक्रिया कठिन थी। अपने घावों को कम करने के लिए अब तीसरे चक्र के साथ यह समाप्त हो गया है। तभी उसे समझ में आया कि उसका प्राकृतिक पुनर्जनन उसे कितनी राहत दे रहा है। उसे एक बार जब ये चला गया, दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया, लेकिन वह नहीं कर सका। उसे लगा जैसे कुछ ये बल उसके दिमाग को सक्रिय बनाए रखता है। तभी उसे तीसरे चक्र का एक और प्रभाव महसूस हुआ। उसके घावों से काली भाप रिसने लगी है। वे कुछ हद तक जंग खा रहे हैं। अदृश्य ऊर्जा। 30 सेकंड बाद उसका रक्त पतला हो गया और उसकी हृदय गति बढ़ गई, जिससे रक्त अधिकाधिक मात्रा में बहने लगा। वह चिल्लाया और जमीन पर लौट गया। अब तक दर्शकों ने शुरू में सोचा था कि यह आदमी अपने खालीपन के कारण सिर्फ एक बेवकूफ है। अभिव्यक्ति दया की अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं और अधिक अनुभवी लोग समझ गए हैं। कुछ अधिक। सैम, जिस आसानी से वह कमरे को संभाल रहा है, वह जब चाहे तब वहां से निकल सकता है। वह बस समय बीत रहा है।
उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा। बाकी लोगों को भी समझ आ गया। सैम के पास जाने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी जो वे सोच सकते थे। कभी कभी अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक अधिक यातना देना जब तक वह मर न जाए।